ओके, तो आप लोग हेडिंग डालिए फ्रीडमैन्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। Consumption. The permanent income hypothesis. ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, ये किसने दिया था? फ्रीडमैन ने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन, जो एक मॉनेटरिस्ट थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मिल्टन फ्रीडमैन। इन्होंने केन्स के द्वारा दिए गए उपभोग के सिद्धांत को नकार दिया, जो कि आय के वर्तमान आय का जो वर्तमान स्तर है उस पर ही केन्स ने कहा कि कंजम्पशन डिपेंड करता है, जिसको मिल्टन फ्रीडमैन ने नकार दिया। और क्या कहा कि स्थायी आय के स्थायी स्तर पर हमारा जो भोग का डिसीजन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो फंक्शन दिया कंजम्पशन का वो कुछ इस तरह से है, C इज इक्वल टू, और C इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई पी। ठीक है, तो यहाँ पर C जो है उपभोग है। स्क्रीन नहीं शो हो रहा। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है? आपने पिन नहीं किया होगा, देखिए पिन करिए। बाकी लोग को तो मैम शो। स्क्रीन शो रहा है, लेकिन उस पर आप कुछ लिख नहीं रही मैम, मतलब वो नहीं दिख रहा है उस तरह। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? अब दिखा मैम। अभी तो हो रहा है। सबको दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा। ओके, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर C जो है, ये C दिखा रहा है कंजम्पशन, उपभोग। F symbolizes the functional form, और YP जो है यहाँ पर है परमानेंट इनकम। ठीक है, तो इसके आगे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि फ्रीडमैन ने कीन्स के वर्तमान आय सिद्धांत। मैम एक बार और बोल दीजिए। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कीन्स के, यहाँ पे एक चीज़ और लगा लीजिएगा, उपभोग के वर्तमान आय सिद्धांत की आलोचना करते हुए, या वर्तमान आय सिद्धांत का त्याग करते हुए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका नाम है स्थायी आय सिद्धांत।
ठीक है। इसके बाद ये आपने यहाँ पे C इज इक्वल टू या C इज़ अ फंक्शन ऑफ YP लिखा है। इसको हम लोग फंक्शन ये प्रोपोर्शनल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसका C is proportional to, it means C is proportional to YP, that is C is KYP। ठीक है, जो C है उपभोग है वो स्थायी आय के साथ उसका कैसा रिलेशन है, आनुपातिक रिलेशन है, आनुपातिक संबंध है। लिख लीजिए हिंदी में, उपभोग का स्थायी आय से आनुपातिक संबंध है। संबंध है। ठीक है, और परमानेंट इनकम को इन्होंने किस तरह से परिभाषित किया है, लिख लीजिएगा। स्थायी आय से इनका आशय क्या है, स्थायी आय, इसमें लिखिए किसी परिवार द्वारा, किसी परिवार या हाउस होल्ड पर, किसी परिवार द्वारा दीर्घकाल में प्रत्याशित या अनुमानित आय के सभी साधनों को स्थायी आय कहा जाता है। स्थायी आय कहा जाता है। ठीक है, परमानेंट इनकम इज द मीन ऑफ ऑल इनकम्स एंटिसिपेटेड बाय द हाउस होल्ड इन लॉन्ग रन। मतलब कि दीर्घकाल में एक परिवार का जितना अनुमान होता है कि उसे इतनी आय प्राप्त होगी, ठीक है, चाहे वो करंट हो और चाहे दूसरे सोर्सेज से। अब दूसरे सोर्सेज क्या हो सकते हैं आय के, ठीक है, आप जानते होंगे कि आय के अन्य भी सोर्स होते हैं, यानी कि मनी अर्निंग जो होती है, मनी फ्लो जो है हमारे घर में या इंडिविजुअल लेवल पर, ज़रूरी नहीं है कि कहीं हम अगर नौकरी करें तभी वो हमारे पास आएंगी। कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा मुद्रा हमारे हाथ में आती है। ठीक है, तो वो क्या है? परमानेंट इनकम कंप्राइजेज एंटिसिपेटेड इनकम्स फ्रॉम ऑल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ। ठीक है, तो हम इंसान हैं, लेबर हैं, हम काम कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हमें आय अर्जित हो रही। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इसके द्वारा मुझे एक तरह की आय अर्जित होगी। ये क्या है? ये ह्यूमन लेबर यहाँ पर लग रहा है। लेकिन मान लीजिए हम मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती, कोई एक मकान होता यहीं कटरा में या लक्ष्मी चौराहे के आसपास, तो मैं उसको रेंट पर दे दी। ठीक है, तो बिना कुछ किए वहाँ से भी मुझे एक तरह की आय जनरेट होगी। ठीक है, और डेफिनेटली वो भी मेरे कंजम्पशन के डिसीजन में, उपभोग के फैसलों में
बिल्कुल निश्चित तौर से उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी की जो दोनों थ्योरीज थी उसमें इस नॉन ह्यूमन वेल्थ को इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन परमानेंट इनकम इसके बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए स्थायी आय में मानव द्वारा अर्जित तथा संपत्ति गैर मानव जिसमें संपत्ति लिख देते हैं हम, संपत्ति मशीन कुछ भी हो सकता है, लैंड है ना, संपत्ति एक वर्ड लिख दे रहे हैं हम, गैर मानव द्वारा अर्जित आय सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो परमानेंट इनकम है इट इंक्लूड्स स्थायी आय इज इक्वल टू मानव जनित आय या श्रम जनित आय, है ना, कुछ भी एक दोनों में से लिख सकते हैं, और दूसरा पूंजीगत आय। ठीक है, तो ये है परमानेंट इनकम। इज इक्वल टू लेबर इनकम प्लस कैपिटल इनकम। ठीक है, परमानेंट इनकम में ये दोनों तरह के आय को, इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो इसे हम YP इज इक्वल टू RW लिख सकते हैं। तो यहाँ पर YP क्या है, परमानेंट डिस्पोजेबल इनकम विथ रेफरेंस टू द करेंट ईयर, और W जो है इट इज़ शोइंग द ओवरऑल वेल्थ, संपूर्ण आय या संपत्ति। ठीक है, जो W है यहाँ पर वो सभी प्रकार के आय को डिनोट कर रहा है, और ये छोटा सा R है यहाँ पर लगाया हुआ है, ये है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिए, तो मैं न्यू पेज खोल लूँ। यस मैम। ओके, ठीक है, तो यहाँ YD में लिख लीजिए, YD परमानेंट डिस्पोजेबल इनकम विथ रेफरेंस टू द करेंट ईयर, वर्तमान या चालू वर्ष के संदर्भ में, स्थायी व्यय योग्य आय। और W क्या है, संपूर्ण संपत्ति। एंड R is the rate of return। ओके, तो यहाँ तक बात हो गई कि परमानेंट इनकम क्या होता है, और इस केस में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के केस में
जो स्थायी आय होती है उसमें हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसे फ्रीडमैन ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए नीचे, ट्रांजिटरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इन एस्टिमेटिंग परमानेंट इनकम। ठीक है, ट्रांजिटरी इनकम क्या होती है? ये अस्थाई आय। ठीक है, क्योंकि परमानेंट इनकम के अलावा एक तरह की जो आय है वो अस्थाई होती है, अर्थात इसे आप विंडफॉल गेन कह सकते हैं। मतलब कि ऐसी आय जिसकी आपको आशा नहीं होती है या जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। अस्थाई आय तथा व्यय का स्थायी आय पर प्रभाव। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। तो ट्रांजिटरी इनकम भी ज़रूरी है, कंसिडर करने योग्य है कि ये क्या होती हैं। तो अगर हम ट्रांजिटरी इनकम के उदाहरण लें, जैसे कि अस्थाई आय के अंतर्गत क्या क्या आता है इसमें आएगा, मान लीजिए आपको कोई बोनस मिल गया, कोई फैक्ट्री वर्कर है तो उसे कोई विशेष बोनस मिल गया जिसके बारे में उसको नहीं पता था। ठीक है, और हो सकता है किसी की लॉटरी निकल आए अचानक से। ठीक है, या किसी को किसी के तिजोरी में या कहीं पर कोई कागज़ मिल जाए ज़मीन का, या कोई पॉलिसी बॉन्ड मिल जाए जिसके बारे में उनको पता ना हो, उनके दादा परदादा ने हो सकता है कराई हो। ठीक है, तो इस तरह की कोई जो अनसर्टेन चीज़ें हैं, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटरी इनकम या अस्थायी आय, जिसके बारे में आपको कोई अनुमान या क्या कहेंगे इसको, अंदेशा नहीं होता है। इसी तरह से क्या है, अस्थायी व्यय, प्रत्याशित आय। हाँ, इसे अप्रत्याशित आय कह सकते हैं ना। हाँ, अप्रत्याशित आय भी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद न हो का एक मिल जाए मतलब। हाँ, और ट्रांजिटरी लॉस में जैसे कि जॉब लॉस हो गया, किसी का टेम्पररी जॉब लॉस हो गया, ऑक्यूपेशन में नहीं है, जो नौकरी है वो शॉर्ट टर्म के लिए छिन गई, लघुकाल के लिए जाना, सिकनेस लीव, बीमारी में जो अगर आपने कोई छुट्टियां ली हैं और उसमें से उसका पैसा काट दिया गया, ठीक है, तो वो बीमारी के कारण भुगतान ना होना, या फिर कोई स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गया, लॉकआउट्स हो गए। अब जैसे लॉकडाउन के टाइम पे है ना, इसके बारे में कुछ पता नहीं था, अचानक से आ गया था,
तो इसको भी हम अस्थायी व्यय के रूप में या लॉस के रूप में देख सकते हैं शुरुआत के दौर में। हालांकि ये तो बहुत लंबा चल गया था, 1 साल से ज़्यादा इसने टाइम कंज्यूम कर लिया। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लॉस के अंतर्गत आते हैं। चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, आग लग गई आपकी प्रॉपर्टी में, आग लगना, किसी भी तरह का अप्रत्याशित नुकसान, ये आपके ट्रांजिटरी लॉस में जाएंगे। व्यय हो चाहे इसे आप हानि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिटरी इनकम है या लॉस है, इसे भी आप परमानेंट इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो ट्रांजिटरी इनकम ज़्यादा है तो जो ट्रांजिटरी कंटेंट है वो प्लस में जाएगा, और अगर लॉस ज़्यादा है तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि लेकिन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ने इसकी व्याख्या करते टाइम लॉन्ग टर्म में इसको स्थिर माना है। मतलब मान लिया है कि लॉन्ग टर्म में अस्थायी आय तथा अस्थायी व्यय दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा, यद्यपि फ्रीडमैन ने दीर्घकाल में अस्थायी आय तथा अस्थायी व्यय को बराबर माना है। बराबर माना है। ठीक है, और एक और ये बात कहते हैं कि देयर विल बी नो कोरिलेशन बिटवीन परमानेंट एंड ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस यह अज्यूम करता है कि स्थायी आय तथा अस्थायी आय के बीच में कोई सहसंबंध नहीं होगा। लिख लीजिए, स्थायी आय सिद्धांत के अनुसार स्थायी आय तथा अस्थायी आय के मध्य कोई सहसंबंध नहीं होगा। ठीक है, दीज आर टोटली अनप्रिडिक्टेबल कि हमारी करंट इनकम या जो स्थायी इनकम है वो कहीं से भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी कि हमारी ट्रांजिटरी इनकम क्या होगी या ट्रांजिटरी लॉस क्या हो सकता है। मान लीजिए हम एक मध्यम वर्ग के इंसान हैं या हम गरीब भी हैं, और हो सकता है हमें बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, 10 लाख की लॉटरी लग गई, तो क्या संबंध है हमारी इनकम, करंट इनकम और इस लॉटरी के पैसे में? कोई संबंध नहीं है। और उसी तरह से नुकसान में भी कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब आग लग गई, कब भूकंप आ गया, मेरा सारा पूरा घर गिर गया। तो ये चीज़ें अनसर्टेन हैं इस थ्योरी के अनुसार। ओके, तो इसके बाद there are some basic propositions of permanent income hypothesis। इसको लिखिएगा,
स्थायी आय सिद्धांत के आधारभूत तथ्य। नंबर 1 क्या कहा था आपने, पहले ही लिखा है, सी पी इज इक्वल टू के पी पी। सी पी इज परमानेंट कंजम्पशन इज इक्वल टू के इज अ प्रपोर्शन, एक अनुपात है, और जो कि इस परमानेंट इनकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। देन यहाँ पे आपने लिखा होगा पहले ही, C is permanent consumption, CP is स्थायी उपभोग, PP is permanent income, स्थायी आय, और K जो है एक अनुपात है, अनुपात की वैल्यू है। देन दूसरा प्रपोजिशन जो है वो है आपका वाई एम इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई एम है ये प्रदर्शित कर रहा है आपका मेजर्ड इनकम, मेजर्ड इनकम या मापित आय, मापित आय जो कि बराबर होगा परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम के। तो वाई पी तो आप जानते हैं, वाई पी इज परमानेंट इनकम, स्थायी आय। मेरी आवाज़ जा रही है ना? यस मैम। जो ऊपर ए वाला है CP इक्वल्स टू K, मेरी आवाज़ जा रही है? PP, वहाँ पर YP नहीं हो सकता, YP भी दो। यस मैम। यस मैम। हो गया यहाँ तक? हेलो मैम वाई एम के बराबर मतलब आगे क्या लिखा है? कहाँ? वाई एम इज इक्वल टू वाई पी इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई टी आर। हो गया यहाँ तक? तीसरा प्रपोजिशन है सी एम इज इक्वल टू सी पी प्लस सी टी आर। इसमें सी एम जो है ये है मेजर्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन या मापित उपभोग, CP स्थायी उपभोग, और CTR
आर है आपका अस्थायी उपभोग या ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रपोजिशंस है। इसके अलावा कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है, वो dr1 इज इक्वल टू YTR YP इज इक्वल टू 0। कोरिलेशन कोएफिशिएंट R1 बिटवीन YTR एंड YP इक्वल्स 0। सहसंबंध गुणांक लिखिएगा इसके आगे यहाँ पे YTR तथा YP के मध्य YTR तथा YP के मध्य सह संबंध गुणांक 0 के बराबर है। फिर R2 CTR CP इज इक्वल टू 0। इसमें लिखिएगा CTR तथा CP के मध्य सहसंबंध गुणांक किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अगेन देन R3 YTR CTR इज इक्वल टू 0। इसमें लिखिएगा YTR तथा CTR के मध्य सहसंबंध गुणांक शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी एक ऊपर लिखा था कि इन दोनों के मध्य जो है कोई संबंध नहीं होगा, तो यहीं पर वहीं जो सहसंबंध गुणांक है 0 होने का मतलब है कि इन दोनों चरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर YTR और YP के मध्य कोई सहसंबंध गुणांक नहीं होगा। फिर CTR ट्रांजिटरी कंजम्पशन और परमानेंट कंजम्पशन के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। और लास्ट में है YTR तथा CTR के मध्य कोई भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। फिर the proportionality factor K need not to be constant because it depends on demographic and ethnic factors। ठीक है, तो ये जो K है, K जो वैल्यू है K की, वो ज़रूरी नहीं है कि स्थायी होगी। ठीक है, जैसे कई सारे केसेस में हम मान लेते हैं कि MPC इज़ कांस्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन देखा था उसमें, तो उसमें हमने MPC को कांस्टेंट माना था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो K की वैल्यू है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में MPC जो है, MPC या B उसको आप लिखते हैं, तो उसको कहा था कि नॉन लीनियर वाले में ये अस्थायी होती है, अर्थात डिक्रीजिंग होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो K की वैल्यू है
वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्थायी होगी, बिकॉज़ ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि डेमोग्राफिक, एथनिक, इंटरेस्ट रेट एंड द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू परमानेंट इनकम। ठीक है, लिखिएगा स्थायी अथवा योजित, स्थायी अथवा योजित उपभोग स्थायी आय के एक निश्चित अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है। द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर के लिख लीजिए आगे, इसमें इसे के कहते हैं, इसे के कहते हैं, और यह के अस्थायी हो सकता है, और यह के अस्थायी हो सकता है, क्योंकि यह अन्य कई चरों पर निर्भर करता है, जैसे जननांकीय तथ्य, कॉमा ब्याज दर, तथा गैर मानव संपत्ति का स्थायी आय के साथ अनुपात पर, तथा गैर मानव संपत्ति का स्थायी आय के साथ अनुपात। ठीक है, तो जो के है इट मे बी वेरिएबल, और इसमें परिवर्तन होना संभव है। ठीक है, नाउ यहाँ तक हो गया। अब परमानेंट इनकम को कैसे मेजर किया जाए, ये भी एक चुनौती है। यहाँ तक तो और बहुत सारी चीज़ों की बात हो गई, ट्रांजिटरी इनकम की बात हो गई, के की बात हो गई, कंजम्पशन की बात हो गई, और हमने कहा कि कंजम्पशन वाईपी पर डिपेंड करता है। लेकिन वाईपी को कैसे मेजर करें? इज़ इट जस्ट लाइक वीपी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू,
जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में लिखा हुआ था, नो। ठीक है, इट इज़ मोर देन दैट, उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालिए आप लोग, एस्टिमेटिंग परमानेंट इनकम। एस्टिमेटिंग परमानेंट इनकम या स्थायी आय का अनुमान लगाना। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, फ्रीडमैन फाउंड दैट permanent income was equal to geometrically weighted average of present and past measured incomes. Friedman found that permanent income was equal to geometrically weighted average। ठीक है, कैसा एवरेज? geometrically weighted average of present and past measured income। इन दोनों का भारित, ज्यामितीय भारित माध्य निकालना होगा। हिंदी में लिख लीजिए, अस्थायी आय, ये हटा दे स्लाइड, इसमें था YPT इज इक्वल टू बीटा YT प्लस बीटा 1 माइनस बीटा YT माइनस 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर YT माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा नंबर n YT माइनस n। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नंबर दे दीजिए यहाँ पर। देन ये आपका YPT परमानेंट इनकम को दिखा रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं YPT परमानेंट इनकम इन पीरियड T, ये था आपका। फिर बीटा था आपका rate of declining weightage for annual measured income in past, rate of declining weightage for the annual measured income in past। ओके, ठीक। इसके बाद ये जो इक्वेशंस या ये जो सवाल आता है कि हमने कहा कि पास्ट इनकम को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, पास्ट इनकम का जिक्र आ रहा है, तो ये बोला जाता है, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हम कितने पास्ट जाएंगे या हम कितने वर्षों को
पिछले कितने वर्षों को हम कंसीडर करेंगे, पिछले कितने वर्षों को लिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए t-n लिखा हुआ है, तो ये n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये प्रेजेंट ईयर है, पिछला साल, उसके पहले का साल। ठीक है, तो ये n हम कहाँ तक लें। ठीक, तो ये n हम वहाँ तक ले सकते हैं या लेना चाहिए जहाँ पर इस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, इसमें लिख लीजिए और एक सेकेंड, लिखिए उपभोग के स्थायी आय सिद्धांत में, उपभोग के स्थायी आय सिद्धांत में यह एक प्रश्न उठता है कि पिछले कितने वर्षों की आय को लिया जाए। की आय को लिया जाए जिसका असर हमारे आज के उपभोग पर पड़ेगा, जिसका असर हमारे आज के उपभोग पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि इसे 15 वर्ष लिया जा सकता है, 15 वर्ष लिया जा सकता है, जिससे बीटा की वैल्यू या बीटा का मान लगभग 0 हो जाता है, 0 पर पहुंच जाता है। शून्य पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये रेट ऑफ डिक्लाइनिंग वेटेज फॉर दी एनुअल मेजर्ड इनकम इन दी पास्ट। ठीक है, मतलब कि हम कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी को कितना भार दे रहे हैं। पिछले साल की जो इनकम थी उसको हमने कितना भार दिया, कितना इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, फिर ये जो 2 साल पहले की जो इनकम थी उसको हमने कितना भार दिया, कितना वेटेज दिया या कितना महत्व दिया। तो ऐसे करते करते ये कहते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहती है कि इसे हम 15 वर्ष ले सकते हैं, और फ्रीडमैन ने अपने एनालिसिस में 16 वर्ष इसको माना था, जबकि फ्रीडमैन ने एक और वर्ष बढ़ा दिया था। जबकि फ्रीडमैन ने 16 वर्षों का अध्ययन किया था, 16 वर्षों की आय का अध्ययन किया था। ओके, ठीक है। इसके बाद जो आपने इक्वेशंस लिखे थे वो कुछ इस तरह के हैं कि YPT -1
इसका फॉर्मूला आपने लिखा था वाई पी टी माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा वाई टी माइनस 1। मेरी आवाज़ जा रही है ना? यस मैम। ओके, देन बीटा 1 माइनस बीटा वाई टी माइनस 2 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर टी माइनस 3 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा n माइनस 1। अब हमें क्या करना है, ये जो अब इक्वेशन है उसमें 1 माइनस बीटा से दोनों तरफ हमको गुणा कर देना है। समीकरण 2 में दोनों तरफ 1 माइनस बीटा से गुणा करने पर, ठीक है, इसमें भी हमको 1 माइनस बीटा से गुणा करना है और इसमें भी 1 माइनस बीटा से गुणा कर देना है। कोई एक लोग पूछ रहे थे ना कि 1 माइनस कहाँ से आ गया। ठीक है, ये वाई पी टी माइनस 1 था, 1 माइनस बीटा हमने यहाँ रख दिया और यहाँ पर भी रख दिया। अब बाकी हमको ये जो पूरा है ये उसको एज इट इज़ लिख देना है, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे। प्लस के बाद यहाँ से लिखिएगा बीटा माइनस बीटा n माइनस 1। फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बीटा 1 माइनस बीटा वाई टी माइनस 1 प्लस इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म हमें प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन पहला वाला इक्वेशन था हमारा, जो हमने लिखा था यहाँ सबसे ऊपर, ये वाला, इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, इसमें से जब हम घटा देंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या बचेगा। इस तरफ वाई पी टी
यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर यहाँ तक लिख लिया है। यस मैम। यस मैम। ओके, यहाँ तक लिख लिया है। तो इसके बाद ये लिखिए वाई पी टी माइनस 1 माइनस बीटा वाई पी टी माइनस 1 बीटा वाई टी। ठीक है, ये जो बीटा वाई टी बचा आपका, यहाँ से जो पहला इक्वेशन था वहाँ से आपका बीटा वाई पी टी बचा, मल्टीप्लाई किया आपने बीटा से वाई पी टी माइनस 1 को। इसके बाद यहाँ पर लिखिए बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 नाम दीजिए। उपरोक्त समीकरण को व्यवस्थित करने पर वाई पी टी इज इक्वल टू बीटा वाई टी प्लस 1 माइनस बीटा वाई पी टी माइनस 1। तो ये जो समीकरण आपका आया यहाँ फाइनल, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं? जो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन और प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल, जैसे मक्खन में से घी निकाल ली जाती है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों ने ये जो है ये घी है। इसमें जो है सिर्फ आपका करंट इनकम है। ठीक है, जो परमानेंट इनकम एट द प्रेजेंट टाइम जिसको हम कंसीडर करेंगे वो एक्चुअल में क्या क्या होगा उसमें, पहला तो ये बीटा होगा जो कि एक वेटेड एवरेज है। ठीक है, ऑफ द पास्ट ईयर इनकम्स, और 1 है, फिर अगेन बीटा है, और यहाँ पर बस एक चीज़ जो पिछले साल का इनकम है वो रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, पी टी माइनस 1 यानी कि इनकम ऑफ लास्ट ईयर, इनकम ऑफ लास्ट ईयर। तो आज की डेट की स्थायी आय का पता करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये हमारा जो वेटेड एवरेज है बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, और पिछले साल की परमानेंट इनकम की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब इसका हम एक उदाहरण यहाँ पर हाँ उदाहरण एक लिख देते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लिखिएगा एग्जाम्पल। यदि बीटा का मान है 0.33
और किसी परिवार का परमानेंट इनकम हमको प्राप्त करना है, तो हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि उसको लिखेंगे कैसे या किस तरह से। फाइंड परमानेंट इनकम ऑफ अ हाउसहोल्ड फॉर 2015 के लिए हमको ज्ञात करना है। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, पहले हम यहाँ पर ये देख लें। तो यहाँ पर y के साथ में जो सब y सब 2015, यानी कि 2015 में हमको इसका परमानेंट इनकम की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बीटा की वैल्यूज़ लिखेंगे पहले यहाँ पर y 2015 प्लस फिर अगेन बीटा 1 माइनस बीटा था, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू लिखेंगे, फिर 2000 y 2014 हाँ 2014 प्लस फिर अगेन बीटा की वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर फिर y 2013। ठीक है, और फिर इसी तरह से जितने साल आपको, लगभग 15-16 साल जो लेने हैं वो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। यदि 2015 की स्थायी आय का मान, यदि वर्ष 2015 की स्थायी आय का मान 50,000 है, 50,000 तथा 2014 की स्थायी आय का मान यहाँ पे स्थायी काट दीजिएगा, 2015 की आय का मान तथा 2014 की स्थायी आय का मान, क्योंकि हमें तो 15 की स्थायी आय निकालनी है ना। स्थायी आय का मान कितना है, 40,000, 40,000 हो तो। ठीक है, हमारे पास क्या है, बीटा हमको मालूम है, बीटा यही है, बीटा की वैल्यू है 0.33। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है जिसको हमने इसको निकाला था, अब हम इसको 3 ही चीज़ की ज़रूरत है, 2-3 चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास करंट 2015 की आय है और पिछले वर्ष की आय है और बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तब हमको 2015 की स्थायी आय का पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर PT नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ T लिखा है, T मतलब करंट इनकम। अब हम इसको इक्वेशन में रख देंगे, y PT इज इक्वल टू, और T का वैल्यू यहाँ पर 15 है ना, 2015, तो 2015 लिखेंगे, टाइम T 2015 उसकी जगह पे लिखा है, फिर ₹50,000 प्लस 1 माइनस 0.33
₹40,000। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। पहला वाले का आ जाएगा 16,500 और फिर 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 40,000, 26,800। आवाज़ जा रही है ना मेरी? ठीक है, तो ये परमानेंट, हाँ परमानेंट इनकम जो आया 2015 वर्ष 2015 का परमानेंट इनकम आया आपका 43,300 रुपये, जिस पर आपकी करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगी। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर जो 2014 की परमानेंट इनकम थी, इट वाज लो, ठीक है, लोअर देन दी करंट इनकम। ठीक है, इस वजह से जो परमानेंट इनकम आई वो वर्तमान के समय से कम आई, और हाँ पिछले वर्ष के स्थायी इनकम से ज़्यादा आई। ठीक है, लेकिन अगर जब हमारा परमानेंट इनकम मतलब पिछले साल का परमानेंट इनकम और आज का करंट इनकम बराबर होगा, तब क्या होगा? तब हमारा जो स्थायी आय है वो भी बराबर होगा, आज के डेट में जो स्थायी आय है वो भी बराबर होगा। यहाँ तक लिख लिया है? यस मैम। यस मैम। ओके। हेलो मैम, एक प्रश्न है मैम। हाँ, मैम बीटा कैसे मालूम होगा? दिया रहेगा, गिवन रहेगा? ये तो अगर आपको किसी एरिया का परमानेंट इनकम निकालना हो तो वहाँ का डेटा मिलेगा। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर वो डेटा देंगे आपको, है ना। मान लीजिए आप एक रिसर्चर हैं और आपको परमानेंट इनकम निकालना। नहीं मैम, हाँ बोलिए। इसमें मैं पूछ रहा था बीटा कैसे मतलब ज्ञात होगा वैसे। मतलब अगर आप रिसर्चर हैं तो यस मैम। तो रिसर्चर क्या करता है? रिसर्च करता है, सर्वे करेगा, वहाँ से डेटा प्राप्त करेगा, फील्ड में जाके डिफरेंट हाउस होल्ड्स के पास जाकर उनकी करंट इनकम या तो डायरेक्टली पूछेगा, या तो अगर उनको कहीं से सोर्स मिलता है तो वहाँ से वो इनकम का सैलरी अकाउंट से या कहीं से पता कर सकते हैं, अगर उन्हें प्रोवाइड करे और वो अपना लेटर वगैरह लेके जाएं कहीं पर, दिखाएं कि हाँ हमको ये स्टडी हम ये कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए डेटा। ठीक है, ऐसे डेटा मिलता है। मैम मैं इनकम की बात नहीं करता मैम, मैं बीटा की बात कर रहा हूँ। जो अच्छा, बीटा दिया है बीटा इक्वल्स टू अच्छा 0.33, मैं उसकी बीटा बात की ये Yes, तो ma'am. हाँ, वो कैसे ये पता चला? बीटा का ये देखना पड़ेगा ना, ये भी स्टडी पर ही आधारित होगा कि जो टेंडेंसी है लोगों में वो अपने परमानेंट इनकम को किस या इनकम को अपने एक्सपेंडिचर पर किस तरह का वेटेज दे रहे हैं, कि उनकी जो परमानेंट इनकम थी वो उनके आज के कंजम्पशन पर कैसा असर या कितना असर डाल रहे हैं। तो ये जब तक आप इस पर रिसर्च नहीं होगी या इसको देखा नहीं जाएगा बाय एम्पिरिकल स्टडी, तब तक इसकी वैल्यू नहीं पता चल पाएगी एग्जैक्ट। या तो आप अपने से मान ले बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे केन्स की जो थ्योरी थी वो क्या थी? वो डेटा पर आधारित नहीं थी, इंट्रोस्पेक्टिव थी, वो अपने से मान लिए थे, है ना। फिर जिस पर उनका बाद में क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी। ओके, यहाँ पर
ये वाला भी ऑप्शन लिख लीजिए या पॉसिबिलिटी लिखिएगा। यदि परिवार की वर्तमान आय, यदि परिवार की वर्तमान आय तथा पिछले साल की स्थायी आय बराबर होंगी तो वर्तमान वर्ष की स्थायी आय भी उतना ही होगा। वर्तमान वर्ष की स्थायी आय भी उतना ही होगा। जैसे YPT इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 माइनस 0.33 50,000। ठीक है, ये 50,000 क्या है, YPT माइनस 1 है। ठीक है, और ये क्या है, YT है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। वर्तमान का जो आय है 50,000 है और पिछले वर्ष का जो स्थायी आय था वो भी 50,000 था। तो अब कितना आया यहाँ पर, 16,500 यहाँ पर आया, प्लस यहाँ पर आएगा 33,500, और जो वर्तमान स्थायी आय आएगी वो भी 50,000 आएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये आप मैम, हाँ, यहाँ पी किस चीज को डिनोट हो रही है? पी बेटा यहाँ जैसे परमानेंट। YPET। पहली क्लास में नहीं थे क्या आप? अच्छा, परमानेंट, पी फॉर परमानेंट यानी नहीं मैम। हाँ, स्थाई। पहली क्लास की जो नोट्स होंगी वो किसी से ले लीजिएगा, है ना, शेयर कर लीजिएगा आपस में। इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा CP इज इक्वल टू KYP। ठीक है, तो CP जो है K का एज इट इज़ लिख दीजिएगा, और YP जो आपने पीछे अभी निकाला उसकी वैल्यू पूरी वैसे लिख दीजिए, बीटा YT प्लस 1 माइनस बीटा YPT माइनस 1। ठीक है, तो YP जो आपने अभी पीछे प्राप्त किया था YPT, तो T मतलब करंट, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगा हुआ है। तो इसके इस YP की जगह पर आपने ये इतना लंबा इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो आपका जो परमानेंट कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा, फाइनली यू हैव गॉट हेयर। ओके, ठीक है। यस मैम। ओके, तो इसके बाद आपको फिगर बनाना है। फिगर बना लीजिए, इसको एक्सप्लेन हम आज नहीं करेंगे बिकॉज डिपार्टमेंट बंद होने वाला है, तो आई हैव टू लीव। एक 45 डिग्री लाइन बनाइए।